लोग का फिर से उनके क्लासेस में स्वागत है। मोस्ट वेलकम है आप विद्यार्थियों का। पिछली क्लास में हमने फिजिक्स की क्लास में बताया था कि आवेश के विषय में कुछ चर्चा हुई थी। अब हमें जानना है आवेश के कुछ आगे के पार्ट्स के विषय में, जैसे आगे के पार्ट्स में क्या क्या है, ठीक ना। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं पीछे की चीज़ों के विषय पर। हमने बताया था आवेश क्या चीज़ है, आवेश के कितने प्रकार होते हैं, आवेश के प्रकृति के विषय में चर्चा किए थे। आज हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है आवेशों में आवेशों के स्थानांतरण के विषय पर कि कैसे स्थानांतरण किया जा सके। क्या आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, क्या अथवा नहीं, इस पे बात करेंगे आवेशों के स्थानांतरण पे। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू पे चर्चा करेंगे, इसकी क्या वैल्यू होती है। ठीक, देखिए वैल्यू में जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज की कितनी क्वांटिटी है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं आवेशों के स्थानांतरण पे। ठीक, आवेशों के स्थानांतरण के बाद इसका कुछ तुलना किया जाता है कुछ लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे तुलना में आपका क्वांटम थ्योरी से में हालांकि उसमें होता ही है, इसमें आपका गुरुत्वाकर्षण से, क्योंकि कूलॉम का लॉ और क्या कहते हैं न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है लगभग सेम मिलते हैं, फार्मूला भी लगभग एक ही तरह का होता है। तो दोनों में क्या कंपैरिजन है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं आवेशों के स्थानांतरण पे। आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, क्या वो दिखता है भाई उसको पैकेट में भर के या फिर किसी स्थान में भर के ले जाया जा सकता है। देखिए आवेश तो हालांकि हमको दिखाई नहीं पड़ता, उसको एक जगह से दूसरी जगह हम ले नहीं जा सकते। फिर स्थानांतरण कैसे होगा, कैसे संभव है कि आवेश को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के हमारे पास साधन हैं, तरीके हैं। कैसे देखें, हम फिलहाल मान लेते हैं कि एक बॉडी इस तरीके से हमने लिया, कंसीडर किया, कोई कंडक्टर बॉडी होना चाहिए, आपने इस तरीके से ले लिया। इसके लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको पूरी तरीके से इस तरह से आवेशित कर देते हैं। इसको हम पूरे तरीके से आवेशित कर देते हैं। ये पदार्थ हमारा आवेशित हो गया पूरी तरीके से। अब हम क्या काम करते हैं, एक दूसरे पदार्थ को इसके पास ले आते हैं, कांटेक्ट करा देते हैं। इस तरीके से एक दूसरे पदार्थ को ऐसे ले आते हैं, इसके साथ कांटेक्ट करा देते हैं। कांटेक्ट का मतलब संपर्क करा के रख देंगे, दोनों को सटा के रख देंगे। तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि इस पदार्थ से इसमें भी आवेश आ जाएगा। इसकी जो प्रकृति रहेगी इसके पास भी वही प्रकृति रहेगी, मतलब ये धन आवेशित है तो ये पदार्थ भी धन आवेशित हो जाएगा। अब लेकिन अभी कहेंगे कि सर आप तो कल बताए थे कि जो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋण आवेश बनाता है। हालांकि इस पदार्थ को इससे हमने कांटेक्ट में कराया तो ये धन आवेशित था, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आया, ये तो ऋण आवेशित होना चाहिए कि धन आवेशित होना चाहिए। ये होमवर्क रहेगा आप लोग का, इसे सोचिएगा, सोच करके हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक, लेकिन मैं आपको बता दूं हिंट के तौर पे, जो आवेश ये रहेगा वही आवेश दूसरे पे स्थानांतरित होती है। ठीक, तो ऐसे जिसकी प्रगति रहेगी ऐसा होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे घर पे छोटा सा प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। बड़ी बैटरी लीजिए इन्वर्टर वाली, हाँ थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कीजिएगा। आप उसे क्या करिए कि एक छोटी जो डिस्चार्ज बैटरी आपकी है, कोई जो डिस्चार्ज है, चार्जेबल नहीं है, आप उसे क्या कीजिए, प्लस और माइनस वाले दूसरे सिरे को बिल्कुल करस्पॉन्डिंग संगत रूप से आप बड़ी वाले बैटरी जो चार्ज है उस बैटरी से संपर्क में ला दीजिए। आप नोटिस करेंगे जो छोटी वाली बैटरी है वो भी चार्ज हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा यह है, हमने एक बैटरी लिया इस तरीके का, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया।
मतलब ध्रुवीय तरीके से कह सकते हैं आप। ये हमारा धन वाला हो गया, ये हमारा ऋण वाला हो गया। एक दूसरी बैटरी लेते हैं जो चार्जेबल नहीं है इस तरीके से, तो चार्ज नहीं है, ये हमारा प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया। प्लस वाले को प्लस के साथ हमने इसे कनेक्ट कराना है और नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाले के साथ। अब कुछ समय बाद नोटिस करेंगे कि ये बैटरी भी क्या होगी, पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगी। हाँ, ध्यान रहे इस बात का, जो आप बैटरी छोटी वाली बैटरी लेंगे खराब, तो ये बैटरी 1.5 वोल्ट की होती है और ये बैटरी आपका 12 वोल्ट का होता है। तो बहुत कम ही समय में चार्ज होगा बट गर्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि गर्म इतना ज़्यादा होगा कि हाथ जलने लगेगा और इलेक्ट्रिक शॉक का भी खतरा थोड़ा सा रहता है। क्योंकि इन्वर्टर की बैटरी है, अगर खुले है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन्वर्टर का कनेक्टेड रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। खैर वो छोड़िए अपनी जगह। तो आवेश का स्थानांतरण में हमने बताया कि आवेश को एक जगह से दूसरे स्थान पे भेजा जा सकता है, पॉसिबल है, संभव है। कैसे कि एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के साथ अगर कनेक्ट करा दिया जाए तो चार्ज बॉडी क्या करेगा, जब तक उसे आवेश देता रहेगा जब दोनों बॉडी इक्विवेलेंट ना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे ये बता दिया हमने। और दूसरी तरीके से अगर देखें तो उसी तरीके से ऋण वाला भी बॉडी इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र करेगा इस तरीके से। अगर मान के चलिए पूरा बॉडी माइनस है तो इसके साथ अगर कोई दूसरा अनचार्ज बॉडी ले आते हैं तो इस पे भी अगर इसके कांटेक्ट में ला के इसे रख देते हैं तो इससे चार्ज भी इस पे जाने लगेगा, उस पर भी चार्ज क्या होगा, पहुंचने लगेगा, जाने लगेगा, ये हमारा चार्जेबल हो जाएगा। तो ये हो गया स्थानांतरण की बात। फिर से सुनिए, हम चार्ज को, जो आवेश है, आवेश को भी बड़े आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चार्ज को भी बड़े आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं। स्थानांतरित करने का जो तरीका है हमने आपको बता दिया। इसी तरीके से आवेशित क्या होते हैं, चार्ज हो सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज को अगर एक साथ हम कंबाइन करके रखें तो उस दौरान ऐसा होता है कि दोनों के दोनों चार्ज आपस में धीरे धीरे ऊर्जा उत्पन्न करके ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है, आप लोग को हमेशा सिखाया जाता होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव कभी भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ख़राब हो सकती है ऐसा। अब हम आगे बात करते हैं क्वांटिटी के विषय पर, कि आवेश की कुल कितनी क्वांटिटी होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसका क्या है। और एक बात और, हाँ, आवेश को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है, आवेश को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है, किस यंत्र के द्वारा पता किया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे साइंस से, अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़े होंगे तो उसमें मिलेगा कि आवेश को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप उसको कहते हैं। थोड़ा सा ढांचा चाहिए, थोड़ा सा अच्छा देख लीजिए उसका। ऐसा कुछ बना रहता है, एक डब्बे में रहता है पूरा इस तरीके से। इसके अंदर एक स्टिक आती है और इसमें एक गोल्डन फाइल, इलेक्ट्रोस्कोप इसको कहते हैं, इस तरीके से पूरा ऐसा बना रहता है। ये आपका गोल्डन फाइल रहता है पतला सा, इसके ज़रिए पता की जाती है। हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इसे बता दिया। इस चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इससे हम लोग पता करते हैं कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज नेगेटिव है। अब हमें मेन चीज़ जो बात करनी है वो बात करनी है क्वांटिटी के विषय पर, मान के विषय पे, आवेशों के मान के पर चर्चा करनी है कि आवेशों का मान कितना होगा, का मान कितना होगा। मान का मतलब है उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्वांटिटी कितनी होगी, कैसे पता करेंगे, इस पे हमें बात करनी है। चलिए ध्यान से नोटिस करके सुनिएगा। देखिए, हमने कल बताया था कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की मात्रा को कहते हैं। मतलब किसी तत्व के बाहरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, आवेश कहते हैं। ऐसा कुछ हमने बताया था। तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम, हाँ ये तो छूट गया। कूलाम क्या है, इसका मात्रक है। कूलाम, देखिए आवेश का मात्रक पहले ही बता ले तब तो इसको जानेंगे। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक आपका मात्रक कूलाम होता है।
ठीक है ना। सर ऑगस्टिन कुलाम पे नाम पे इसका दिया गया। सर ऑगस्टिन कुलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, आगे हमको बताऊंगा, कुलाम डाल दिया, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया। इसको सी से डिनोट करते हैं, कुलाम हो गया। एक दूसरी यूनिट आपकी होती है, उससे हम क्या कहते हैं, एम्पियर। एम्पियर प्रति सेकंड, हिंदी में ही लिख देता हूं मैं, एम्पियर पर सेकंड। ठीक, एम्पियर पर सेकंड एक ये चार्ज होता है आपका, नहीं गलत हो गया, ये आपका होता है इनटू होता है, एम्पियर सेकंड होता है। चले, हो गया, नोटिस कीजिएगा भाई। देखिए कैसे फार्मूला मैं अभी बताता हूँ आपको। इसे थोड़ा सा रोक दूँ, पहले ये टॉपिक क्लियर हो जाए, थोड़ा सा गलती हो गया। क्या टॉपिक हो गया, नोटिस करिए। देखिए हमारा होता है आई कैसे होता है Q अपॉन T। ठीक, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक हमारा क्या होता है, एम्पियर होता है। कूलाम का मात्रक हमने निकालना है, मतलब आवेश की मात्रक निकालना है, तो क्यों रख देता हूँ। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ये डिवाइड इस साइड भेजेंगे तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम्पियर सेकंड आपका हो जाएगा मात्रक कूलाम का। समझ में, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो मात्रक है, लेकिन आप एम्पियर सेकंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एसआई मात्रक की बात करेंगे तो एसआई मात्रक में आपका क्या होगा, कूलाम होगा। चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट क्या है हमारा, आवेश की मात्रा हमें पता करनी है कि आवेश की कितनी मात्रा होगी, कितनी मान होगा, कितनी क्वांटिटी होगी। इस पर हमने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है भाई। इलेक्ट्रॉन का कूलाम में अगर हमारा जो वैल्यू होती है कितनी होती है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, इतना होता। अगर इसी का प्रोटॉन का मैं बात करूँ तो प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, प्रोटॉन का भी यही रहता है। तो फिलहाल हमें क्या काम करना है कि ना पॉजिटिव लेना ना नेगेटिव लेना, सिंपल ई हमें डिनोट करना है, और डिनोट करके क्या लिखना है, इस तरीके से 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना इस्तेमाल करना। अब चलिए हम एक कोई तत्व लेते हैं, कोई भी तत्व हो सकता है, सोडियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम, कोई भी तत्व हो सकता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इतनी आवेश निकली, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकला तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जितनी क्वांटिटी में निकलता जाएगा उतने का इसमें मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि इस तत्व से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो कितनी भाई, n है। हमने क्या मान लिया, माना कि n क्या है, उस तत्व से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तत्व से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n है, तो अभी हमने बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 का मल्टीप्लाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2 का मल्टीप्लाई, उसी तरह n निकला है तो किसका मल्टीप्लाई भाई, n का हो जाएगा। तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, Q = n E, इतना हमारा फार्मूला बनेगा। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा और ये हो जाएगा कूलाम। n क्या है भाई, हम बात करते हैं आपका कि n क्या है। यहाँ पे n हमारा जो है, n क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसकी संख्या भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई तो हमने आपको बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्यू क्या है, क्यू हमारा ये संपूर्ण आवेश है, संपूर्ण आवेश की मात्रा है, संपूर्ण आवेश की मात्रा है, संपूर्ण आवेश की मात्रा। अभी तो बेसिक चीज़ें हैं भाई, फिर से सुन लीजिए। मात्रा कैसे निकाले आपने, आपको न्यूमेरिकल से मिलेंगे, अभी तो क्लास 10th की चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें।
मात्रा निकालने के लिए, क्वांटिटी निकालने के लिए, किसी भी पदार्थ के पास कितना आवेश है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q=NE यूज करेंगे। क्या करेंगे, Q=NE। तो N क्या है, इलेक्ट्रॉनों का संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसकी क्वांटिटी है। और E क्या है हमारा, हमारा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है और उसी में मल्टीप्लाई करें तो टोटल आवेश कितना होगा वो निकल जाएगा। चलिए 2 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। हमने आपको मात्रक भी बता दिया कि मात्रक क्या होते हैं। मात्रक इसका कूलाम होता है या तो फिर एक एम्पियर सेकेंड एक मात्रक ये भी होता है। 2 मात्रक इसके होते हैं और भी छोटी क्वांटिटी में मात्रक होते हैं, बड़े क्वांटिटी में मात्रक होते हैं। जैसे आवेश में कुछ मात्रक के विषय में आपको बता दूं कि इसके अन्य मात्रक पर बात करूं, अन्य मात्रक के विषय में बात करूं तो पहला क्या है, माइक्रो कूलाम। ये देखिए मात्रक नहीं, छोटे क्वांटिटी के लिए मेजर करने के लिए आवेश मेनली जो होता है आपका मात्रक कूलाम ही इस्तेमाल होता है, इसकी जगह कोई दूसरा नहीं करते हैं। तो हम कह रहे हैं पहला माइक्रो कूलाम की बात करें तो क्या होता है 10⁻⁻6 कूलाम। फिर दूसरा कह दूँ पिको कूलाम कह दूँ, जिसका इस्तेमाल होता है भाई 1 पिको कूलाम 10⁻⁻12 कूलाम। फिर उसके बाद बड़े क्वांटिटी में बात करें 1 किलो कूलाम, इसका थ्रू 10⁻³ कूलाम। 1 मेगा कूलाम 10⁻6 कूलाम, ऐसे कूलाम होते हैं। मिली कूलाम होता है, ठीक ना। देखिए मिली कूलाम में स्मॉल m रहेगा तो मिली होगा, कैपिटल M रहा तो आपका मेगा होगा। तो ये होता है 10⁻³ कूलाम। ये आपका मिली कूलाम है, क्या है आपका मिली कूलाम है, और ये कौन सा है आपका मेगा कूलाम है, याद रखिएगा ये मेगा कूलाम है आपका। तो कुछ ये मात्रक हुए। चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो आपको आवेश पे सारे पॉइंट खत्म हो गए, क्लियर हो गए। अब आपको आगे पढ़ना है कूलाम का नियम, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। आवेश को स्थानांतरण मेरे ख्याल से आप समझे होंगे, आवेश को कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं। किसी भी आवेशित बॉडी को, जो आवेशित बॉडी नहीं है उससे आप संपर्क में ला दीजिए, तो जो आवेश वाली बॉडी है, बॉडी मतलब वस्तु जो है, वो क्या करेगा, अनावेशित वाली वस्तु के ऊपर आवेश को स्थानांतरित करना शुरू कर देगा। और कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। जैसे आप लोग महसूस किए होंगे कि गर्म पानी ले लें, ठंडा पानी ले लें, दोनों का अगर आपस में किसी साधन से कनेक्ट करा दें तो गर्म पानी वाला जो हीट रहेगा वो ठंडे पानी की तरफ बहना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों पात्रों के पानी का तापमान समान ना हो जाए, हीट समान हो जाए। उस तरीके से हमारी क्वांटिटी क्लियर होगी। चलिए मैं आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कूलाम के नियम पर। कूलाम का थोड़ा सा चर्चा करूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊँगा कि क्या कूलाम का नियम होता है, उसमें क्या एक्सप्लेनेशन होती है, कौन सी टॉपिक हमारी क्लियर होता है। सिर्फ हल्का सा चर्चा मैं आपको दे देता हूँ कूलाम के नियम पर। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक। हाँ, इस टॉपिक को अगर कोई डाउट रहा, आपको कोई मन में सवाल रहे तो प्लीज़ हमसे पूछिएगा ज़रूर कि सर ये कैसे हो गया, क्या चीज़ है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो उस पर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो ही बना के बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा ज़रूर आपको। चलिए हमें पहला सीखना क्या है, कूलाम का नियम। मैं आज सिर्फ परिचय बात करूंगा इस पे, कूलाम के नियम पर। इस पे हम लोग एनालाइज कर लें, सीख लें, समझ लें, तो फिर बाद में हम लोग आके बात करेंगे। एक चीज़ तो छूट गया आपको, मेरे ख्याल से बताना है। कल बताया था कि नहीं बताया था, याद नहीं हमें, नेक्स्ट वीडियो में बताया था शायद। चलिए सुन लीजिए, आवेश संचरण का नियम मेरे ख्याल से बताया था, फिर से सुन लीजिए, कोई बात नहीं। आवेश संचरण का नियम क्या होता है कि कोई आवेश है तो उस आवेश को हम तो ना तो बना सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं।
सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक, किसी चीज़ को घिस दो उसमें आवेश आ जाएगा, पहले से ही आवेश उसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उसे आप बाहर निकाल कर उसे जगा दो। जैसे इंसान के अंदर गुस्सा छुपा रहता है ना, कुछ ऐसा काम कर दो जो उसे पसंद ना हो तो गुस्सा हो जाएगा, ऐसा कुछ है। चलिए कूलाम के नियम पे आते हैं। कूलाम ने हमें क्या किया था, एक रिलेशन बताया था आवेशों को एनालाइज करने के लिए। क्या बताया था, एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था, जैसे आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा स्टार्टिंग टाइम में कि एक पदार्थ यहाँ रखा गया है जिसका मास m है, दूसरा पदार्थ यहाँ रखा गया है जिसका मास m2 है, इसको m1 मान लेते हैं। इनकी बीच की दूरी क्या है भाई, r है। इसी तरीके का रिलेटेड कुछ है तो मान कंसीडर कर लेते हैं कि भाई इस तरीके से डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है, एक आवेश q1 रखा गया है, उससे r दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा गया है, मान लेते हैं क्या है, q2 है। फिर से सुनिए, दो आवेश हैं, एक आवेश हमारा q1 है, एक दूसरा आवेश हमारा q2 है। इनके बीच की दूरी हमारी कितनी है भाई, r है। इनकी बीच की दूरी हमारी भाई क्या है, r है। अब क्या इन्हीं के नियम के अकॉर्डिंग, देखिए सबसे पहले ये नियम है, फिर बाद में ये है। कूलाम का नियम सबसे पहले ही लाज हुआ था, बहुत पहले ही आ गया था, लगभग मेरे ख्याल से ये नियम 1785 के आसपास शायद आया था, शायद आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, 1785 के आसपास मेरे ख्याल से आया था शायद, हाँ। तो और न्यूटन बात का नियम है। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या है, कूलाम ने ये हमें बताया कि इन जो आवेश रखा गया है, ये आवेश रखा गया है, तो इनके अंदर एक तरह का बल लगेगा, या तो खींचने वाला बल लगेगा या तो धक्का देने वाला लगेगा, या तो खींचने वाला बल लगेगा या तो धक्का देने वाला लगेगा। हमने ही बताया था आवेशों के बीच में। देखिए अगर मान के चलिए ये प्लस आवेश है और ये भी प्लस है, तो उस दौरान क्या होगा, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। ये हमारा प्लस है और ये हमारा नेगेटिव है, तो उस दौरान क्या होगा, दोनों एक दूसरे को खींच लेंगे, खींच के चिपका लेंगे, ऐसा कुछ। तो अभी फ़िलहाल मान लेते हैं कि एक बल जो लगता है वो बल हमारा F है, ठीक, इन दोनों के बीच का। ये बल हमारा आकर्षण हो सकता है अथवा प्रतिकर्षण हो सकता है। ये हमारा जो बल है या तो आकर्षण बल हो सकता है या तो प्रतिकर्षण बल हो सकता है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि कूलाम के अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने बताया कि ये जो आवेश Q1 और Q2 आवेश हैं, इनके द्वारा लगाए गए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इनके द्वारा लगाए गए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इनके द्वारा लगाया गया आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के बराबर समानुपाती होगा, बराबर नहीं समानुपाती होगा। फिर देखिए, आवेशों के द्वारा लगाया गया आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, ये समानुपाती का सही। अब सवाल उठा कि कहीं कहीं समानुपाती आपको मिलता है, समानुपाती और कहीं कहीं मिलता है आपका अनुक्रमानुपाती। ठीक, ऐसा एक होता है समानुपाती और एक होता है अनुक्रमानुपाती, दोनों सेम चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। व्युत्क्रमानुपाती थोड़ा सा अलग होता है। समानुपाती कहने का मतलब है अगर इसका मान बढ़ेगा तो उसके साथ साथ इसकी भी वैल्यू बढ़ने लगेगी, अगर ये घटा तो ये भी घटने का, मतलब दोनों एक साथ बढ़ेंगे या दोनों एक साथ घटेंगे, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली जब प्रोपोर्शनल होते हैं तो ऐसी शर्त बनती है। चलिए तो ये मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं फिलहाल, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या बताया था कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के, मतलब दोनों आवेशों के बीच का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से देखिए, हमने क्या बताया, आवेशों के कारण लगने वाला
आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए वर्ग है ना, स्क्वायर है, इनके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 हमारा ये हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। समानुपाती है, दोनों को एक साथ जब मिलाएंगे तो हमारी क्या क्वांटिटी बनेगी। देखिए यहाँ बनेगा हमारा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे हटाते तो एक नियतांक हम लोग जोड़ते हैं। सभी को पता है कि अगर हम x संबंधी y है, मतलब x समानुपाती y है, तो ये समानुपाती का जब साइन हटाते हैं या व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, एक हम बराबर का साइन लगाना पड़ता है, कोई नियतांक उसके साथ जोड़ना पड़ता है। जोड़ने का मतलब मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में रखना पड़ता है। उसे इसको हटाएंगे तो एक नियतांक जोड़ेंगे। नियतांक क्या होगा भाई, देखिए F बराबर नियतांक हम जोड़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, फिर इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, कूलाम का नियम हो गया। यहाँ न्यूटन इसका मात्रक होगा। देखिए ये जो 1/4 पाई हमने बताया आपको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये हमारा क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसका होता है 9 इंटू 10⁻⁹। मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। एक चीज इसमें और आपको दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट, ये आपको दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट, जिसे वैद्युतशीलता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ठीक, वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। एक और इसमें आपको दिखाई दे रहा है, वो के दिख रहा है। के क्या है, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। के आपका है, ये वैद्युत परावैद्युतांक है। क्या है, ये वैद्युत का माध्यम का परावैद्युतांक, इसको आप कहते हैं, ठीक, परावैद्युतांक। ये भी कांस्टेंट होता है, परावैद्युतांक कहते हैं। विद्युत छूट, कोई बात नहीं। तो के की वैल्यू वायु अथवा निर्वात के लिए या निर्वात के लिए क्या होगी भाई, के की वैल्यू 1 होगी। वायु अथवा निर्वात के लिए के की वैल्यू 1 होगी। धातु के लिए जो होता है, के जो होता है, जो चालक होते हैं उसके लिए इन्फिनाइट हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ के की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक। फिर से देखिए, हमारा बल के बीच में जो हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको, ऐसा हुआ, उसके बीच में जो रिलेशन बना, ऐसे देख ले। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको कूलाम का नियम एक्सप्लेन करूँगा। अभी तो फिलहाल ऐसे ओरली हमने बताया आपको कि क्या क्या कंपोनेंट है जो बने, और कुछ न्यूमेरिकल्स। इसके देखने बाद कुछ न्यूमेरिकल्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे कि कूलाम के नियम और क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे क्वांटिटी लगाऊंगा। मैं हट जाता हूँ, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक। कैसे क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, एनालाइज करना है, इसके विषय में आपको कल, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो क्वेरी रहे आपके मन में, जो सवाल रहे, जो चीज़ें ना समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सर ये टॉपिक है, मुझे नहीं आया, आपने बताया क्लियर नहीं हुआ, या फिर मैं नहीं जानता हूँ, तो उससे मुझे बताइएगा। तो मैं उस पर एक अलग से कोई वीडियो बनाऊँगा और आपको उस टॉपिक से क्लियर करूँगा। अच्छे से आपसे कन्वर्सेशन भी होगा उस टॉपिक पे, ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू भाई।